नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो दोस्तों, अपरिमेय मीन्स दोस्तों इसका जो है वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगा। पूर्ण संख्या में इसका वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो दोस्तों आप लोग उनका वर्गमूल निकालिए। ए नंबर जो ऑप्शन है 21,025, इसका दोस्तों जो यह किसका वर्गमूल होगा। तो दोस्तों इसका वर्गमूल जो होगा वह होगा 145। आप लोग निकाल कर देखिएगा, इसका जो वर्गमूल होगा वह होगा 145। उसके बाद दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए 13,225, तो दोस्तों इसके आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 5 और इंटू 23 × 23। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा क्या निकल कर आएगा, 5 × 23। तो दोस्तों यह निकल कर आया 115। यानी दोस्तों यह भी परिमेय संख्या है और 145 यह भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर जो बी देखें 18,025 दोस्तों इसका अगर आप लोग वर्गमूल करें तो दोस्तों देखिएगा इसके गुणनखंड जो हैं क्या होंगे, 5 × 5 × 7 और इंटू 103। तो दोस्तों यहाँ से 5 तो निकल कर आएगा बाहर, लेकिन अंडर रूट में 7 × 103 बचेगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो वर्गमूल है यह पूर्ण संख्या में नहीं है। इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी यही जो है अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय वर्गमूल। तो दोस्तों आपने देखा ए नंबर जो ऑप्शन है 21,025, इसका वर्गमूल जो निकल कर आया वह 145 आया। सी नंबर ऑप्शन इसका जो वर्गमूल निकल कर आया 115 आया। इसी प्रकार दोस्तों जो डी नंबर है 15,625, इसका दोस्तों जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता होगा यह 125 का वर्ग होता है। तो दोस्तों यह भी दोस्तों परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 18,025 यही दोस्तों अपरिमेय वर्गमूल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 42 है। इसको दोस्तों सॉल्व करना है। तो देखिएगा 38 माइनस ब्रैकेट में 60 भाग है दोस्तों 5 × 16 माइनस 8, इस पर दोस्तों बार का चिन्ह लगा है, भाग 2 और भाग 3। तो दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको पता होगा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो बार का चिन्ह लगा होता है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 5 × 16 से 8 माइनस होगा तो 8 आएगा, भाग है 2 दोस्तों तो बटा 2, और ये भी दोस्तों 3 से भाग है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो 38 माइनस 60, ये दोस्तों 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। 5 से 60 को भाग करेंगे इंटू 4, और ये दोस्तों 3 से भाग है तो बटा 3। अब इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे देखिएगा 38 माइनस 5 से 60 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ से दोस्तों इंटू 4 बटा 3, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से 4 बराबर में 12 विभाजित हो जाएगा। 4 × 4 दोस्तों तो 38 माइनस 4 × 4 तो हो जाएंगे 16 माइनस 16। तो दोस्तों 38 से अब 16 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 दोस्तों प्रश्न है, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश करनी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी। यानी दोस्तों जो कार्टन में वो चॉकलेट पैक करेगी और वही कार्टन वापस करेगी जो बंद है, यानी जो कार्टन खुला नहीं है उसी को वापस करेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए।
यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे सीधा अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको केवल आपसे मासा पूछा जा रहा है। अधिकतम संख्या वही होगी जो इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। तो मासा निकालना आप लोग जानते होंगे, 245 से 343 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा 245 बटा भाग करेंगे दोस्तों तो 245 आएगा। यहाँ बचेगा 98 से फिर इस संख्या को इधर रखते हैं दोस्तों 245। जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 8 16, 2 9 18 19, 196। तो यहाँ निकल कर आएगा 9 और ये 13 4। जब दोस्तों 49 से भाग करेंगे 98 को तो ये दोस्तों 2 बार में जाएगा, 2 9 18, 2 चक्कू 8 9। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपने देखा कि ये पूर्ण विभाजित हो गया। तो यहाँ पर मासा जो हमारा निकल कर आया, मासा निकल कर कितना आया, 49। तो दोस्तों जो सोहराब है इसको प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए, जो इनका मासा निकल कर आएगा वही दोस्तों हमारा आंसर होगा। यानी उसको 49 जो है प्रत्येक कार्टन में 49 चॉकलेट रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है। देखिएगा दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। तो दोस्तों कह रहा है कि चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए हैं जो 78% अंक के बराबर था। यानी 78% बराबर 58.5। कह रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी। यानी दोस्तों हमें टोटल इसका जो 100% है वो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो 58.5 इंटू 100/78। यहाँ से दोस्तों जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 78 से दोस्तों पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 2 9 18 39, ये 2 5 10। 39 से दोस्तों जब 585 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से दोस्तों कितना निकल कर आएगा। जब इसको विभाजित करेंगे दोस्तों तो सीधा पहले 13 से विभाजित करते हैं, 13 3 39, 13 चक्कू 52 और ये 6 13 5 65, 45 आएगा। अब दोस्तों 3 से विभाजित करेंगे तो ये 15 आएगा। यानी 100% का मान कितना आएगा, 15 इंटू 15 यानी 75, 15 5 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 जो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितने का था, तो 75 अंकों का। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 45 नंबर दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो दोस्तों शिवानी और परिणीता जो है इनके भी धनराशि है 5:7 के अनुपात में। कह रहा है परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है, तो हमने माना दोस्तों इनकी धनराशि 5x और 7x। तो दोस्तों परिणीता शिवानी को जो 5 रुपये देगी तो शिवानी को 5 रुपये हम मिलेंगे तो 5 प्लस हो जाएगा, और परिणीता दे रही है 5 रुपये तो इसके से माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है कि अनुपात बदलकर क्या हो जाएगा, 3:4। तिरछी गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 x प्लस 5 चौको 20, इधर 3 7 21, x माइनस 5 15। इधर से दोस्तों जब पचानता करेंगे तो x माइनस का होगा इधर, और ये माइनस का दोस्तों 35 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 35। x बराबर 35 आया। पूछा क्या गया है कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो दोस्तों विभाजित की गई धनराशि दोनों को जोड़कर में दोस्तों कुल धनराशि प्राप्त होगी। तो दोनों को दोस्तों धनराशि दी गई 5x और 7x यानी 12x। तो 12 और x का मान क्या आया, 35। तो 12 इंटू 35 तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 पंचे 60, 6 12 36, 6 42 यानी 420 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है। कार ए की गति
80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो कार बी की गति कितनी है? तो दोस्तों ए की गति क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों समय क्या है? समय है 6 घंटे। तो दूरी क्या होगी? दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है, तो 80 इंटू 6 यानी दोस्तों 6 48, 480 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। कह रहा है बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर दूरी को कम तय करता है। तो यानी बी द्वारा दोस्तों तय की गई दूरी क्या है? 60 किलोमीटर कम तय करता है, यानी वह तय करता है 420 किलोमीटर। और कह रहा है कि उसी समय में, यानी दोस्तों उसी समय में यानी 6 घंटे में, ए जो है 6 घंटे में तय करता था, तो बी भी 6 घंटे में ही दूरी तय करता है, लेकिन 60 किलोमीटर कम करता है। तो कार की गति में ज्ञात करनी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बराबर कुल समय। तो दूरी है 420 किलोमीटर और समय क्या है? 6 घंटे, यानी स्पीड क्या आएगी? 6 सत्ते 42 मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों स्पीड बी की जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा बी नंबर। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो दोस्तों ट्रेन की चाल जो है मानते हम x किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो लंबाई बराबर मैंने आपको बताया है कि किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करने में जो ट्रेन की लंबाई होती है, वही दोस्तों दूरी इनको, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही कुल दूरी भी होगी। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई क्या निकल कर आएगी? ट्रेन की लंबाई बराबर समय क्या है? 20 सेकंड और चाल क्या है? उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से दोस्तों हमें पता है कि समय जो है वह सेकंड में दिया हुआ है, तो जो इसकी लंबाई है वह भी हम लोग मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मीटर में बदलने के लिए हमें 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये मीटर में हमारी आ जाएगी। अब कह रहा है दोस्तों कि यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से दोस्तों जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? 20 इंटू एक्स इंटू 5/18। और इधर दोस्तों जब विपरीत दिशा से आ रही है तो यानी दोस्तों सापेक्ष चाल क्या होगी इनकी? तो सापेक्ष चाल होगी x + 5। दोस्तों जो व्यक्ति की चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की चाल हमने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसको भी, यह x किलोमीटर प्रति घंटा है और यह भी स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको दोस्तों जो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसको भी 5/18 से गुणा करेंगे। इधर दोस्तों यह हमारी जो ऊपर रखा है यह क्या निकली थी? हमारी यह ट्रेन की लंबाई थी। तो लंबाई मैंने बताया कि किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करने में ट्रेन की लंबाई जो है वही कुल दूरी होती है। तो यानी दूरी बटा चाल हमने रखा, दूरी है ये और चाल है नीचे, तो दूरी बटा चाल हमने रखा। तो दूरी बटा चाल क्या होता है? दूरी बटा चाल बराबर समय। और समय क्या है? जब वह विपरीत दिशा से आ रहे हैं एक साइकिल चालक को पार करती है तो समय लगता है उसे 18 सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी हमारे सेकंड में है और जो लंबाई है ये भी मीटर में है और हमने चाल भी जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ली है। तो यहाँ से जो हमारा दोस्तों एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, यानी ट्रेन की चाल निकल कर आएगी। तो दोस्तों देखिएगा 5/18 कैंसिल हो जाएगा। इधर दोस्तों जब तिरछी गुणा करेंगे तो ये आएगा 20x और इधर दोस्तों 18x इंटू 18×5 = 90 तिरछी गुणा करने पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा 20x - 18x यानी 2x बराबर क्या आएगा? 90। x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? x की वैल्यू आएगी 45। तो दोस्तों 45 निकल कर आई और 45
हमने ट्रेन की चाल मानी थी x बराबर, तो ट्रेन की चाल क्या हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। इसमें दोस्तों आप लोग जो है ट्रेन की चाल मान लीजिएगा, उसके बाद जो ट्रेन की लंबाई मैंने बताया कि किसी भी पोल या खंभा है कोई दोस्तों, या किसी व्यक्ति को दोस्तों पार करने में जो ट्रेन होती है, ट्रेन की जो कुल लंबाई होगी वह अपने लंबाई के बराबर ही दोस्तों दूरी तय करती है। यानी जो दूरी होगी वह ट्रेन की लंबाई की जितनी होगी उतनी ही उसकी दूरी भी होगी। तो लंबाई हमने निकाली, लंबाई कैसे निकालते हैं? यानी दूरी होती है दोस्तों चाल इंटू समय। तो दोस्तों समय क्या था 20 सेकंड, और चाल हमने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको दोस्तों जो 20 है या सेकंड में है, और चाल हमारी थी किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से गुणा करी। वही दोस्तों आगे हमने जो रखा दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारी क्या निकल कर आई थी 20 इंटू एक्स इंटू 5/18, और चाल हमारी क्या थी? चाल थी दोस्तों सापेक्ष चाल जो है वह दोस्तों जो ट्रेन की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी और व्यक्ति की चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनको जोड़ा दोस्तों, और इनको दोस्तों जो चाल है हमारे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से गुणा की। इसको दोस्तों इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारा 45 आएगा, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल थी। तो ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। दोस्तों प्रश्न नंबर 48 है, देखिएगा। शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए उसने 506 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ? यानी दोस्तों जो लॉस है, लॉस क्या हुआ? उसने दोस्तों खरीदा कितने में था, यानी सीपी उसका क्या था 575, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या है 506। तो यहाँ से लॉस कितना आएगा? उसका लॉस आएगा दोस्तों 15 से 6 निकलेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यानी लॉस है उसका दोस्तों 89 रुपये का। तो प्रतिशत जो लॉस है वह क्या होगा? लॉस बटा क्रय मूल्य यानी 575 इंटू 100। तो ये दोस्तों हमारा जो लॉस है वो निकल कर आएगा। इसको विभाजित करेंगे तो 25 से करेंगे, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100। 23 से दोस्तों ये 3 बार में जाएगा, 3 23 3 या 9 3 89 है दोस्तों। 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं। लास्ट 89/15 से 6 9 8, सॉरी दोस्तों 15 से 6 तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यानी 69 रुपये उसका लॉस है। तो यहाँ से दोस्तों 69 है, तो 23 से विभाजित करेंगे तो ये 3 बार जाएगा दोस्तों। यहाँ से जब गुणा करेंगे तो उसका लॉस जो क्या आएगा 3 इंटू 4, यानी लॉस आएगा उसका निकल कर 12%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई हैं। यदि नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नकद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो हमें कुल छूट ज्ञात करना है, यानी एक छूट है 10% की, दूसरी है 20% की, और एक अतिरिक्त छूट 5% की दी जाती है, तो उसके समानांतर एकल छूट क्या होगी? तो दोस्तों देखिएगा 90, 10% की एक छूट मिल गई तो 90 आया, इंटू 20% की दूसरी छूट है यानी 80/100, और तीसरी छूट दोस्तों दी जाती है 5% की, यानी 95/100। तो दोस्तों इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। इधर 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5 और 5 45 या 5 दूनी 10 0, ये 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 4 पंचे 20। तो ये दोस्तों निकल कर आएगा 18 इंटू 19/5, यानी दोस्तों 18 और 19 की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 342/5। इसको विभाजित करने पर 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 68.4। तो 100 से जब विभाजित माइनस करेंगे 68.4, तो यह निकल कर के आएगा 0.6 इंटू 3 1, यानी दोस्तों जो एकल छूट होगी वह कितने के बराबर होगी? 31.6 के। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 50।
एक कक्षा में 9 लड़के व कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। यानी दोस्तों हम पहले मान लेते हैं कि लड़कियां क्या हैं, लड़कियों की संख्या गर्ल कितनी है x, और लड़के कितने हैं 9। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ दोस्तों जो बॉयज़ हैं वह हैं 9 और गर्ल्स x हैं। तो एक पक्ष में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, यानी दोस्तों लड़कों को औसत अंक कितने प्राप्त हुए 13, तो कुल इनका दोस्तों कुल अंक कितने होंगे 9 इंटू 13 यानी 117। ठीक है, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे, तो हमने दोस्तों लड़कियां कितनी मानी x, तो इनका कुल मान कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो, यानी अंकों का कुल औसत यानी कुल छात्र हमारे पास कितने हैं 9 लड़के थे और लड़कियां हमने x मानी, और इनका औसत कितना है 14.28। कुल मान इनका कितना होगा 14.28 से गुणा करेंगे और यह किसके बराबर होगा। तो दोस्तों जो दोनों हमने बॉयज और गर्ल्स का कुल मान निकाला इसके बराबर ही तो होगा। तो 15x प्लस 117, इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो विभाजित दोस्तों 9 से जब 14.28 की गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा 128.52 इंटू 14.28x बराबर 15x प्लस 117। अब दोस्तों देखिएगा जब ये सॉरी दोस्तों ये प्लस है, यहाँ जब 15 दोस्तों इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस का होगा। 15 से 14.28 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.72x। इधर दोस्तों 117 जब ये 128.5 तो उधर जाएगा, ये भी माइनस का होगा दोस्तों, तो ये भी दोस्तों माइनस का है, इधर माइनस का क्या आएगा 128.52 से जब 117 घटाएंगे तो 0.52 इंटू 11.52 आएगा दोस्तों। ये भी दोस्तों माइनस का है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 1152/72। ये दोस्तों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 1152/72। यहाँ से दोस्तों जब आप इसको विभाजित करेंगे तो निकल कर आएगा क्या 72 से 16 बार दोस्तों जाएगा तो x का मान आ गया 16। तो हमें कुल विद्यार्थी प्राप्त करने हैं, तो कुल विद्यार्थी x हमने क्या माना था, x मानी थी लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या 16 हो गई और लड़कों की संख्या कितनी थी 9। तो यानी दोस्तों कुल छात्र क्या होंगे 16 प्लस 9 यानी 25। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 51। 51 नंबर दोस्तों प्रश्न है 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या है। तो दोस्तों कुल परिणाम है 45, पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22, यानी दोस्तों 22 ये कितना होगा 44, और कुल परिणाम क्या है 45। तो दोस्तों जो दोनों औसतों का कुल मान जोड़कर 45 वाले दोस्तों औसत से घटाएंगे तो हमारा जो 23वां मान है वह निकल कर आएगा। तो दोस्तों देखिएगा जो पहले वाले 22 हैं इनका कुल मान क्या होगा 22 इंटू 18, ये कुल मान कितना होगा तो दोस्तों होगा 396। इधर दोस्तों जो अंतिम वाले 22 हैं उनका औसत कितना है 21, तो इनका कुल मान क्या होगा 22 इंटू 21, ये दोस्तों निकल कर आएगा 462। और दोस्तों इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 8 9 6 15 और 4 4 8 858। और कुल जो 45 परिणाम हैं इनका कुल मान क्या होगा, औसत है 23 तो उनका कुल मान होगा 45 इंटू 28 बराबर 1035। और हमें निकालना है 23वें परिणाम का मान, तो 23वां परिणाम जो निकल करके आएगा ये दोस्तों जो छात्र जो परिणाम है ये कितने हैं 44 और परिणाम कुल थे 45, तो इनका जब अंतर हम लोग करेंगे तो हमारा जो 23वां परिणाम है वो निकल कर आएगा, यानी दोस्तों 1035 माइनस 858, यह हमारा 23वां परिणाम होगा। तो दोस्तों इनका अंतर क्या निकल कर आएगा, अंतर आएगा दोस्तों 177,
यही हमारा आंसर होगा। जो 23वां परिणाम हमारा होगा वह 177 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है। प्रश्न नंबर 52 है, एक एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपये कमाते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो इसमें कुल पूंजी होती है, जो कमाई होती है, वह इनके जो दोनों हैं ए और बी, इनके दोस्तों जो इनकी जो क्षमता होगी, क्षमता के अनुसार ही जो पैसा इनको मिलता है वह क्षमता के अनुसार ही दोनों में विभाजित किया जाता है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। जो इनका इनका दोस्तों कमाई है वह इनकी क्षमता के अनुसार ही बांटी जाती है। तो दोस्तों देखिएगा, ए 5 दिन में समाप्त करता है कार्य और बी 8 दिनों में समाप्त करता है। कुल कार्य क्या होगा इनका दोस्तों, लासा जो होगा, लासा है 40। तो दोस्तों ए की क्षमता क्या होगी, 5 अट्ठे 40 8, और बी की क्षमता क्या होगी, 8 पंचे 40। यानी ए की क्षमता है दोस्तों, ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता है 5। तो जो पैसा है दोस्तों, पैसा भी इनकी क्षमता के अनुरूप ही बांटा जाएगा। तो दोस्तों पैसा बटेगा जो ए और बी में, वह 8:5 के अनुपात में बांटा जाएगा। और हमसे पूछा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए बराबर क्या होगा, 8 बटा कुल मान होगा 13 और इंटू कुल पैसा है 6,760। इसको जब विभाजित करेंगे 13 से, तो दोस्तों विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 13 से जाएगा 13 पचे 65 और 13 दूनी 26, 520। तो यानी ए का मान क्या होगा, 520 इंटू 8 करेंगे तो 800, 8 दूना 16, 8 पंच 40, 41। यानी ए का हिस्सा क्या होगा, 4,160 रुपये। ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 अधिक होता। तो राशि याद करें। दोस्तों, कोई धनराशि जो है वह एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई थी और कह रहा है कि यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज जो है 1200 अधिक मिलता। यानी 10 वर्षों में ब्याज जो है 5% अधिक होने के कारण तो 1200 रुपये जो है वह अधिक मिलते हैं, 1200 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी 10 साल में कुल ब्याज कितना अधिक होता, 50%। तो रुपये जो है 1200 अधिक मिलते। तो हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या होगा, 100%, यानी 1200 इंटू 100/50। तो 50 से विभाजित करेंगे 2 बार, यानी जो राशि है मूलधन है वह 2400 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। 54 नंबर प्रश्न है, 1,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो दोस्तों जो मूलधन है वह 1,000 रुपये है, उसके बाद जो दर है वह है 10% और समय क्या है, 1 से 1/2 वर्ष। दर की जो दोस्तों ब्याज की गणना किस पर करनी है, तो अर्धवार्षिक पर। यह चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखें कि अर्धवार्षिक पर हो रही है या तिमाही आधार पर हो रही है या वार्षिक आधार पर। अगर अर्धवार्षिक हो रही तो दोस्तों जो दर है वह भी आधी हो जाएगी और समय जो है वह दुगना हो जाएगा। यही दोस्तों अगर तिमाही आधार पर होती तो जो जो दोस्तों दर होती वह चौथा भाग हो जाता और जो समय है वह भी 4 गुना हो जाता। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से दर जो है अब आधी हो जाएगी यानी 5% हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, तो 2 होती हैं, तो 1.5 वर्ष में हो जाएंगी 3। तो यहाँ पे दोस्तों समय जो है वह हो जाएगा दुगना। तो अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज की गणना करना है। तो यानी दोस्तों पहले हम लोग मिश्र धन निकालेंगे, P1 + R/100 पावर n। तो दोस्तों देखिएगा, मूलधन हमारा 1,000 है, दर है दोस्तों 5% और समय है 3। 5 से दोस्तों 20 बार में कटेगा यानी
दोस्तों आगे देखिएगा क्या आएगा, 1021/20 की पावर 3। आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। आशा करता हूँ आपने नोट किया होगा। अब आगे दोस्तों देखिएगा, निकल कर हमारा आया था 1000 × 21/20 की पावर 3। तो दोस्तों 21 का क्यूब क्या होता है, किसका क्यूब होता है दोस्तों? 21 का क्यूब होता है 9261, और 20 का क्यूब क्या होगा, 8000। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा दोस्तों 9261/8। या दोस्तों क्या हुआ, यह है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI है। तो दोस्तों हमें ब्याज जो निकालना है, ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों मिश्र धन क्या है, 9261/8, और जो हमारा मूलधन था वह 1000। यानी दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 8000 यानी बचेगा 1261/8। इसको दोस्तों जब भाग करेंगे तो निकल कर आएगा दोस्तों 8 एकम 8 पंचे 40 और 8 सती 56.63। ये दोस्तों हमारा ब्याज निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 157.63। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ दोस्तों जो D1 और D2 हैं यह क्या है, यह विकर्ण है। D1 और D2 ये दोनों क्या हैं, विकर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कीजिएगा, फिर दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक भुजा, एक भुजा दी है, समचतुर्भुज है दोस्तों, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो है वह बराबर होती हैं। और दोस्तों विकर्ण जो है वह विकर्ण बराबर नहीं होता। दोस्तों देखिएगा, हमने ये समचतुर्भुज बनाया, ये हो गया ABCD। जो एक विकर्ण है इसकी भुजा की लंबाई दोस्तों प्रत्येक भुजा की 5-5 मीटर होगी। एक विकर्ण जो है दोस्तों यह इसकी लंबाई है 2.8 मीटर। अब कह रहा है दोस्तों एक विकर्ण तो हमें पता चल गया, एक विकर्ण AC क्या है, यानी ये हम D1 मान लेते हैं, D1 AC क्या है 2.8 मीटर। हमें दोस्तों दूसरा विकर्ण जो पड़ेगा BD, ये विकर्ण जो BD पड़ेगा, BD इसको हमें निकालना है। तो दोस्तों इसको निकालने के हम लोग क्या करेंगे, तो इसको दोस्तों निकालने के लिए हम लोग दोस्तों जो ये इसको काटेगा, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वह दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, समकोण पर विभाजित करते हैं। ये दोस्तों हमने माना ये केंद्र O हो गया। तो दोस्तों जब समकोण पर विभाजित करेंगे तो ये जो विकर्ण AC है यह दोस्तों बराबर भागों में विभाजित होगा। तो ये जो AO है, AO ये निकल कर आएगा 1.4, और इधर OC ये भी 1.4 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो हमारे त्रिभुज बना, त्रिभुज OAB जो त्रिभुज है इसमें हमें दो जो कर्ण है AB ये भी हमें पता है 5 मीटर है, और इधर दोस्तों जो लंब है AO ये भी दोस्तों पता है 1.4 है। हमें निकालना क्या है, आधार OB निकालना है दोस्तों। OB जब निकल आएगा तो OB को दोस्तों जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें विकर्ण BD जो है यह पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम तो हमें दोस्तों निकल कर आएगा हमारा क्या आंसर, देखिएगा OB बराबर √AO² माइनस AB²। तो यहाँ से दोस्तों 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस AB ये 14 है, 14 का स्क्वायर क्या होगा 1.4 है दोस्तों, इसका स्क्वायर होगा 1.96। तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। आप लोग दोस्तों ये जो हमने चित्र बनाया चित्र बना लीजिएगा और यहाँ तक सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे उस पर देखेंगे हम लोग। आशा करता हूँ आपने नोट किया होगा। अब दोस्तों देखिएगा हम OB की जो लंबाई है वह निकाल रहे हैं।
ओ बी दोस्तों, ओ बी बराबर क्या निकल कर आया था, √25 माइनस 1.96, ये दोस्तों आएगा 23.04। अंडर रूट में है तो दोस्तों जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2304 जो है यह किसका वर्गमूल होता है, तो यह दोस्तों होता है 48 का, 48/10, यानी निकल कर आया 4.8। तो यह दोस्तों लंबाई हो गई, ओ बी की लंबाई 4.8। और हमने माना था कि जो बी डी है, बी डी की लंबाई क्या होगी, विकर्ण, दूसरा विकर्ण जो है बी डी, इसकी लंबाई होगी 4.8 इंटू 2, यानी दोस्तों 9.6। यह हमारी दूसरी लंबाई, दूसरा विकर्ण जो है, दूसरा विकर्ण, यह हमारे दूसरे विकर्ण की लंबाई निकल कर आ गई 9.6। और पहले विकर्ण की लंबाई क्या दी हुई है, 2.8 मीटर। तो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2, D1 क्या है, D1 है दोस्तों 2.8, और D2 क्या निकल कर आया 9.6। इसको दोस्तों आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4, 1.4 और 9.6 की गुणा करेंगे तो मान कर निकल कर आएगा दोस्तों 13.44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, या हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर ये 13.44। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जो ठोस सिलेंडर, यानी दोस्तों ठोस सिलेंडर का अर्थ क्या हुआ, बेलन, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है कि बेलन के बारे में हमें ज्ञात है कि वह दोस्तों कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। तो दोस्तों जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 154 वर्ग मीटर, यानी दोस्तों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर मान क्या दिया हुआ है, 154, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो दोस्तों बराबर है 154, ये 22 से जो विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 7 बार। इधर दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, यानी आर का मान क्या आया, 7 मीटर। अब दोस्तों हमें आर पता चल गया, ये 7 मीटर है। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी है और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी दोस्तों जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, यानी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या की आधी है, वृत्त की त्रिज्या निकल कर आई 7 मीटर, यानी बेलन की त्रिज्या होगी 3.5 मीटर। और कह रहा है कि जो बेलन की ऊंचाई होगी, ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी बेलन की ऊंचाई क्या निकल कर आएगी, ऊंचाई आएगी दोस्तों 7 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पता चल गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों देखिएगा, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लिए होंगे। आगे देखिएगा, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र दोस्तों होता है 2πr और h+r, ऊंचाई प्लस त्रिज्या। तो दोस्तों 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या दोस्तों उसकी निकल कर आई थी 7, अरे सॉरी दोस्तों, त्रिज्या निकल कर आई थी 3.5 मीटर, जो वृत्त है वृत्त की त्रिज्या की आधी। और ऊंचाई क्या निकल कर आई थी, ऊंचाई आई थी 7 मीटर। तो दोस्तों ये त्रिज्या आर बराबर 3.5 था और ऊंचाई थी 7 मीटर। तो त्रिज्या दोस्तों 3.5 और ऊंचाई है 7 मीटर प्लस त्रिज्या है 3.5। यहाँ से दोस्तों देखिएगा, इसको जब विभाजित करेंगे तो 0.5 यहाँ आएगा, और 22×44 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 10.5। इसका दोस्तों इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 42 इंटू 10.5। तो इसका मान कुल गुणा हो इसकी आएगी 231। तो ये दोस्तों जो
बेलन है हमारा ठोस सिलेंडर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आया 231। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 231 मीटर। ये दोस्तों 231 मीटर है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो बहुलक होता है, बहुलक किसी भी जो संख्या दी होती है उसमें बहुलक कौन सा होता है? तो दोस्तों जिस संख्या का मान अधिक हो या जिस संख्या का दोस्तों दोहराव अधिक बार होता है वही संख्या जो है बहुलक होती है। जिस संख्या का दोस्तों दोहराव अधिक बार हो वही दोस्तों बहुलक होता है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा किस संख्या का दोहराव या किस कौन सी ऐसी संख्या जो बहुत बार आई है। ये इसमें दोस्तों देखिएगा 3 जो है, 3 एक ही बार है, 12 एक ही बार है, लेकिन 4 दोस्तों यहाँ पर भी है और 4 ये यहाँ पर भी है। उसके बाद 6 भी दोस्तों एक ही बार है, 8 भी एक बार है और 5 भी एक बार। यानी दोस्तों इसमें बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा 4, क्योंकि 4 जो है 2 बार आया है, बाकी सभी संख्याएं एक बार हैं। तो दोस्तों जो संख्या जितनी बार आएगी, जिसका मान सबसे अधिक होगा वही दोस्तों बहुलक होता है। तो यानी इसमें बहुलक क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 जो है वह 2 बार आया है, बाकी सभी संख्याएं एक बार हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 58 से 60 तक दोस्तों पाई चार्ट है। एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारे बॉलीवुड सितारे SRK, SK, AK, HR, VD इनको दोस्तों दर्शाता है। तो आगे आपको देखिएगा प्रश्न, या दोस्तों देखिएगा पाई चार्ट बना हुआ है। इसमें दोस्तों देखिएगा जो HP है 20% है, AK 15% है, SRK 25%, SK 30% है और VD जो है यह 10% है, 10%। तो इसमें दोस्तों कह रहा है पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। तो दोस्तों SRK क्या है? 25% है, SK 30% है, VD 10% हो गया, HR जो है यह 20% है और जो AK है यह 15% है। तो प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है? तो दोस्तों SRK को पसंद करते हैं 25% लोग और SK को पसंद करने वाले क्या हैं? SK को 30%। तो इनका अनुपात पूछा गया है, तो 25:30 होगा, यानी 5 5 25 5 6 30, यानी दोस्तों होगा 5:6 या 5/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 5/6 या 5:6। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। 59 प्रश्न में क्या कह रहा है? HR का समरूपी क्षेत्र कोण कौन सा है? तो दोस्तों HR जो है, HR कहाँ है? HR दोस्तों ये है, HR है 20%। तो कह रहा है कि HR का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कोण कौन सा है? तो दोस्तों HR 20% है, कितने में? 100% में। और दोस्तों जो ये दोस्तों वृत्त होता है या गोला, इसका दोस्तों संपूर्ण जो कोण होगा वो कितना होगा? तो 360 होता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ से जब विभाजित करेंगे तो 20 × 5 = 100 और ये 5 से 5 6 का 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी दोस्तों जो HR का समरूपी क्षेत्र क्या आएगा? 72 अंश। HR का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कोण कौन सा होगा? 72 अंश। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न 60 नंबर। यदि AK को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 3 है तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों AK को पसंद करने वाले कितने थे? AK को पसंद करने वाले हैं 15%। AK को 15% लोग पसंद करते हैं। तो कह रहा है 15% किसके बराबर है? 3 के। 15% बराबर 3। तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी? यानी 100% बराबर 3 × 100/15। 3 × 5 = 15, 5 20 100, यानी 20। कुल सदस्यों की संख्या परिवार में 20 थी। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रश्न दोस्तों बहुत आसान थे, कोई भी जो प्रश्न है टफ नहीं था। आपने दोस्तों अच्छे से
सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।